बजट अप्रूवल के कितने दिन के भीतर हमको ये देना रहता है, ये हमको बजट अप्रूवल के 30 डेज के भीतर देना रहता है ना, बजट एस्टिमेट से नहीं, बजट अप्रूवल से। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग छोड़े थे, किसी का वीडियो आ रहा है, प्रशांत जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। आगे बताया गया रूल 150। 150 में क्या बोला गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। तो कब जरूरी पड़ेगा सप्लायर्स का रजिस्ट्रेशन, तो बोला कि फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अवेलेबल ऑन जेम। तो ऐसा गुड्स या सर्विस जो जेम पर उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हेड ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ऑल्सो रजिस्टर सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट और ऑफिस पीरियडिकली, है ना। तो कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी ऑफिस है, उसमें पीरियडिकली बहुत सारा सामान का जरूरत पड़ सकता है। अब मान लीजिए इस सामान के लिए जो बंदा है उनका जेम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, वो जेम पे है नहीं, ये सामान जो है मेरा जेम पे नहीं है, तो ऐसा सप्लायर्स को क्या कर सकता हूँ, वो डिपार्टमेंट अपने लिए रजिस्टर करवा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लें इसका एक छोटा सा, तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका पूरा एकदम डिटो सही होगा ऐसा नहीं है, बट आप समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपका काम करेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग RMFS का नाम सुने हैं, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम, कब से चालू हुआ था, फटाफट से बताइए। RMFS कब से चालू हुआ था, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम, ये कब से चालू हुआ था, 2010। डेट बताना है सीताराम जी, डेट बताना है, सवाल पूछेगा एग्जाम पे ये। 2010, 16 अगस्त 2010 था ना, याद करके देखिए, 16 अगस्त 2010 इसमें आपका रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम चालू किया गया। अब रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम पे जो फ्रैंकिंग मशीन होता है, उसके लिए मैंने क्या किया, दो सप्लायर को रजिस्टर्ड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं OEM, ओरिजिनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, है ना, है ना। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बेसिकली पहले ये 3 था, चार, कभी 4 था, अभी आज के समय पे आपको मिलेगा कि 2 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सामान मान लीजिए जेम पर उपलब्ध नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का जरूरत पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया कि भाई जब भी हमको जरूरत पड़ेगा डिफरेंट जगह पे, तो तुमको ये देना रहेगा। क्लियर है, तो इस प्रकार का केसेस को यहाँ पे आपका समझाया जा रहा है। फिर क्या बोला गया, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरीली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिनिशिंग बिड सिक्योरिटी एलोंग विद देयर बिड्स। इन लोगों को क्या होता है, जब ये याद रखना है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर होता है इनको बिड सिक्योरिटी नहीं देना रहेगा। बिड सिक्योरिटी का एक अमाउंट रहेगा, आगे हम लोग देखेंगे। बिड सिक्योरिटी फिलहाल कितना परसेंटेज है, कौन बताएगा, बिड सिक्योरिटी जो है फिलहाल कितना परसेंटेज है, 2 से 5% है ना। कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर 170 में बिड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया। बिड सिक्योरिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कोई बताइएगा, बिड सिक्योरिटी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अर्नेस्ट मनी, है ना, अर्नेस्ट मनी या EMD भी बोलता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इस नाम से भी जाना जाता है। तो बिड सिक्योरिटी कितना है, 2 से 5%। ये सवाल याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। इसके भीतर एक तो आपके एग्जाम पे 100% पूछेगा, ठीक है, इसलिए भूलना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड सप्लायर रहेगा इनको कोई बिड सिक्योरिटी देने का आवश्यकता नहीं रहेगा उनके बिड के साथ। फिर क्या बोला, बोला कि क्रीडेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, पास्ट परफॉर्मेंस, आफ्टर सेल सर्विस, financial background etc of the supplier should be carefully verified before registration। जब भी किसी सप्लायर को मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो उस जगह पे उनका जो क्रीडेंशियल्स है, मैन्युफैक्चर का कैपेसिटी है ना, कितना भरोसे का वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम है कि नहीं, उनका अतीत का कोई परफॉर्मेंस है ना, और आफ्टर सेल सर्विस कैसे देता है, फिनेंशियल बैकग्राउंड कि उतना बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए वो मतलब कैपेबल है या नहीं, सक्षम है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ जो है देखना रहे।